सो लास्ट टाइम हमने एक इंट्रोडक्शन देखी थी कि ब्रेन, बायोलॉजिकल ब्रेन्स या बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो हैं, बड़ा रफ ओवरव्यू हमने देखा था कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स किस तरह काम करते हैं। और हमने देखा था कि जो सेंट्रल एलिमेंट है वो है सेल या न्यूरॉन का, और न्यूरॉन्स जो हैं वो आपस में नर्व्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, और इन नर्व्स के थ्रू एक दूसरे को सिग्नल्स भेजते हैं, और हमारी सारी मूवमेंट, हमारी सारी परसेप्शन, हमारी मेमोरीज, फीलिंग्स, ये सब इन्हीं न्यूरॉन्स और इन न्यूरॉन्स के आपस में नर्व्स के थ्रू जो कनेक्शंस हैं इन्हीं के अंदर स्टोर हुई हैं, इन्हीं के अंदर छुपी हुई हैं। हमारी सारी एग्जिस्टेंस इन्हीं से एक्सपीरियंस हमारा सारा बन रहा है। तो ये तो था इसका सॉर्ट ऑफ थोड़ा कि ये फिजियोलॉजी क्या थी। आज का लेक्चर इस चीज़ पे है कि साइंसदानों ने इवेंचुअली किस तरह बायोलॉजिकल सिस्टम्स को कॉपी करने की कोशिश की और आर्टिफिशियल मॉडल्स बनाए इस तरह की न्यूरल कंप्यूटेशन के। तो आज का लेक्चर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पे है कि किस तरह ये इवॉल्व हुई, या इवॉल्व तो पूरा नहीं पर इसकी बिगिनिंग्स हम देख रहे हैं। ओके, सो जब ये न्यूरॉन डॉक्ट्रिन इस्टेब्लिश हो गई थी कि जो सेंट्रल एलिमेंट है वो न्यूरॉन है, तो जो शुरू की रिसर्च थी, और शुरू की रिसर्च से मेरा मतलब है 1940s की रिसर्च है, ये पाकिस्तान बनने से पहले। तो शुरू की रिसर्च जो है वो इस बायोलॉजिकल न्यूरॉन के फंक्शन को कॉपी करने की रिसर्च थी, और उन्होंने न्यूरॉन के मॉडल्स बनाए आर्टिफिशियल, और वो आर्टिफिशियल मॉडल्स जो थे वो एक्सट्रीमली सिंप्लीफाइड एब्स्ट्रैक्शंस थी असली न्यूरॉन की। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि असली न्यूरॉन, इनफैक्ट लास्ट लेक्चर में जो बातें मैंने कवर की थी कि असली न्यूरॉन कैसे काम करता है, वो खुद बहुत ही सिंप्लीफाइड बातें थी, यानी हमें आज तक पूरी तरह से समझ नहीं है कि असली न्यूरॉन कैसे काम करता है। कुछ समझ है, उस कुछ समझ की भी एक्सट्रीमली सिंपल फॉर्म उन्होंने 1940 में 1942 1943 या इस टाइम में लोगों ने इंट्रोड्यूस की। और आज के दिन जितनी भी मशीन लर्निंग या न्यूरल नेटवर्क्स हैं, आज के दिन में जो डीप लर्निंग है वो उन्हीं सिंपल मॉडल्स पे चल रही है, उतने ही सिंपल, ठीक है। और मॉडल्स के बारे में जॉर्ज बॉक्स की स्टेटमेंट थी कि ऑल मॉडल्स आर रॉन्ग बट सम आर यूजफुल, ठीक है। तो हमने इसकी यूटिलिटी देखनी है हमने किसी मॉडल की कि वो हमारे काम आ रहा है या नहीं काम आ रहा। जो भी जब हम मॉडल्स पढ़ेंगे, ये एग्जैक्ट न्यूरॉन, असली न्यूरॉन इस तरह से काम एग्जैक्टली नहीं करता, लेकिन हमने बस अपने फ़ायदे के लिए एक मॉडल लेके आना होता है। जो सबसे पहला मॉडल था न्यूरॉन का वो था मैककलक एंड पिट्स मॉडल। ये ऐसा मॉडल था कि बूलियन, अगर आपके पास इनपुट्स हैं, अगर आपके पास इनपुट्स हैं या 0 हैं या 1 आ रहा है इनपुट में, और आउटपुट के अंदर भी अगर आपने सिर्फ 0 देना है या 1 देना है,
तो इसका मतलब है कि ये ऐसे न्यूरॉन थे जो जब ये 1 आउटपुट करते थे तो इसका मतलब था कि न्यूरॉन ने फायर कर दिया, और जब ये न्यूरॉन 0 आउटपुट करते थे तो इसका मतलब कि न्यूरॉन खामोश बैठा है। तो बिल्कुल यस नो था सारा। मैकलेलन पिट्स मॉडल इस तरह का मॉडल था कि इस फिगर में आप देखें कि जो तो बिल्कुल अगर हम लेफ्ट पे देखें, टॉप लेफ्ट पे, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ये पूरा एक, इसको न्यूरॉन समझ लें आप, और इस न्यूरॉन से जो भी वैल्यू निकल रही है उसको एक्स कह लें। तो एक्स या 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। और वो 0 और 1 जो है इन न्यूरॉन के जो कनेक्शंस हैं आपस में, इस कनेक्शन के थ्रू वो 0 और 1 जो है वो इस न्यूरॉन पे आएगा, आउटपुट वाले न्यूरॉन पे, और उस न्यूरॉन का नाम हमने जी रखा हुआ है। इसी तरह वाई एक न्यूरॉन है, वो भी जी वाले न्यूरॉन को फीड कर रहा है अपनी वैल्यू। और जो डार्क फिल्ड डार्क सर्कल्स हैं, इसका मतलब है कि ये वाले जो कनेक्शंस हैं ये जी न्यूरॉन को एक्साइट करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे उसको इन दो डार्क सर्कल वाले कनेक्शंस पे अगर उसको 1 मिल जाए, रूल ये होता था इन न्यूरॉन्स का कि अगर यहाँ पे 1 आ गया और 2 1s मिल गए हैं जी को, तो जी जो है वो अपनी वैल्यू 1 आउटपुट कर देगा, ठीक है। यानी अगर एक्साइटेटरी कनेक्शंस जो हैं, इसको एक्साइट करने वाले कनेक्शंस, अगर 2 एक्साइट करने वाले कनेक्शंस पे 1 मिल गया उसको, तो फायर कर दो, यानी तुम भी 1 आउटपुट कर दो, अनलेस के अगर ये जो रिंग है, खाली रिंग वाला कनेक्शन है, अगर ये 1 ना हो, अगर ये 1 हो गया तो न्यूरॉन जी जो है इसने बिल्कुल ऑफ हो जाना है, इसने 0 ही आउटपुट करना है, रिगार्डलेस के आपके एक्साइटेटरी कनेक्शंस पे क्या आ रहा था। ये बिल्कुल ही ऑन ऑफ स्विच है। अगर इस इनहिबिटरी कनेक्शन पे, इनहिबिट करने वाले कनेक्शन पे अगर 1 आ गया तो बस इस न्यूरॉन ने ऑफ हो जाना है, ठीक है। तो अगर तो इस पे 0 है कि इनहिबिट नहीं होना आपने, तो फिर ठीक है। फिर अगर 2 एक्साइटेटरी कनेक्शंस पे अगर 1 है तो ये 1 आउटपुट कर देगा। और ये जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन दी है, इस तरह का जो न्यूरॉन है, यू गाइस कैन वेरीफाई कि जो न्यूरॉन जी है इसकी जो आउटपुट है वो ये वाला लॉजिक फंक्शन इंप्लीमेंट करता है कि जी की वैल्यू 1 होगी जब x की वैल्यू 1 होगी और एंड y की वैल्यू 0 होगी, ये तब फायर करेगा। तो ये इस किस्म का लॉजिक फंक्शन इंप्लीमेंट कर रहा है ये वाला न्यूरॉन। सिमिलरली ये जो सेकंड न्यूरॉन तो नहीं मैं कहूँगा, सेट ऑफ न्यूरॉन्स है, सेट ऑफ मैकलेलन-पिट न्यूरॉन्स। सिमिलरली जो जी न्यूरॉन है, इस सेकंड वाली एग्जांपल में, इसमें अगेन मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ, आप लोग वेरीफाई कर लें कि ये और गेट है, ठीक है, ये और गेट है, ठीक है, और ये वाला एंड गेट है, ठीक है। तो ये आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो इससे हुआ ये कि इन्होंने जो प्रोपोजिशनल लॉजिक है, उस प्रोपोजिशनल लॉजिक से इन्होंने ये आर्टिफिशियल न्यूरॉन के मॉडल्स इन्होंने बनाए थे मैकलेलन-पिट्स ने। और लेकिन इनमें कोई लर्निंग का मैकेनिज्म नहीं था, यानी दीज न्यूरॉन्स वर जस्ट फिक्स्ड, इनका फिक्स्ड फंक्शन होता था। ये वाला न्यूरॉन जो है सेकंड वाला, ये अपनी सारी जिंदगी और का फंक्शन ही इंप्लीमेंट करता रहेगा।
ये वाला न्यूरॉन थर्ड पे ये अपनी सारी जिंदगी एंड का फंक्शन ही इम्प्लीमेंट करता रहेगा। तो ये कभी चेंज नहीं करते थे अपने कनेक्शंस, कि ये न्यूरॉन अपनी अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रही है तो ये न्यूरॉन अपना फंक्शन चेंज कर ले, ठीक है, अपना बिहेवियर चेंज कर ले। ये लर्निंग मैकेनिज्म इनमें कोई भी नहीं था, ठीक है। लेकिन ये बस बेसिक एब्स्ट्रैक्शंस थी कि बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स के कम से कम इनके पास कोई मॉडल जरूर आ गए थे। कोई सवाल यहाँ तक आप लोगों का? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये क्वेश्चन ये था कि ये डबल फील्ड और सिंगल फील्ड इसकी थोड़ी समझ नहीं आई। मतलब एक्स से जो हमारे पास एक्साइटरी निकल रहे हैं दो, और फिर नेक्स्ट एंड वाले में सिंगल है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। मतलब ये है कि आपने एंड और गेट इंप्लीमेंट किया है ना, तो एक्स की और अगर सिर्फ बूलियन ही फंक्शंस हैं तो एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं? एक्स की वैल्यू 1 और 0 हो सकती है। ओके, लेट्स अस्यूम के 1 है, ठीक है। तो वो 1 यहाँ पे ट्रैवल कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, y की वैल्यू कोई दे दे मुझे। 0। तो वो 0 यहाँ ट्रैवल कर रहा होगा। ओके फाइन। यहाँ पे एक ये ब्लैक वाला, ये इसको एक्साइट करने वाला कनेक्शन है, ये वाला ब्लैक, ये भी इसको एक्साइट करने वाला कनेक्शन है। इसके पास इस वक्त एक्साइट करने वाले कितने कनेक्शंस ऑन है? एक ऑन है। तो ये फायर करेगा जी? नहीं, क्योंकि दोनों होने चाहिए। क्योंकि दो होने चाहिए इसके पास फायर करने। बिल्कुल दो होने चाहिए। तो देयरफॉर 1 और 0 जब आता है तब ये 0 आंसर देगा। ठीक है, मतलब एक्साइट करने के लिए दो होने चाहिए, वो चाहे एक से ही दोनों मिल जाए या दोनों से अलग अलग करके मिल जाए, कहीं से भी, बस दो एक्साइट होने वाले कनेक्शन ऑन होने चाहिए, तब ये रूल इसका ये होता था। ठीक है। और इसलिए ये अब यहाँ पे ये जो अब डबल वाला काम हो रहा है, ये फिर से वही एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि x ने 1 आउटपुट किया था लेट्स से, और y ने 0 आउटपुट किया था। तो यहाँ वो 1 को रेप्लिकेट कर दिया उन्होंने कि जो भी x ने भेजा है उसके दो कनेक्शंस हैं यहाँ पे और एक्साइट करने वाले। बिल्कुल तो ठीक है सर। तो अब चूंकि इधर दो इसको वंस मिल गए होंगे ना, इसका काम सफिशिएंट हो गया, इट्स सफिशिएंट, इसको कनेक्शंस मिल गए फायर करने के लिए। तो y अगर 0 भी आ जाए, इसको दो 1 तो मिल गए ना, सो इट विल फायर जब x 1 है, इट विल फायर, या जब y 1 है, या दोनों जब 1 है तब भी फायर हो जाएगा। तो ये और गेट बन जाएगा। इज इट एनी क्लियर? यस, क्लियर हो गया। ओके ग्रेट। इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल नोट ये है कि मकलक एंड पिट्स मॉडल में ये जो तस्वीर है इसमें लेफ्ट पे यू सी मकलक, and on the right you see Pitts, Walter Pitts. पिट्स जो है ये ऑटोडिडैक्ट था, विच मीन्स कि ये खुद सीखता था। इसने अपने आप को सिखाया, इसने जो भी सीखा खुद ही पढ़ पढ़ के सीखा। ये बड़ी रफ अनएजुकेटेड फैमिली से था। इसके भाई तो इसको समझते थे कि ये अजीब सा बंदा है, इज अ फ्रीक। घर से ये भाग गया कि 15 साल की उम्र में, और यूनिवर्सिटीज़ में फिरता था। घर इसका था कोई नहीं, यूनिवर्सिटीज़ में वॉन्डर अराउंड करता था। अब मैं वॉन्डर अराउंड तो कह रहा हूँ, लेकिन रियली ही वाज सो स्मार्ट कि वहाँ के जो प्रोफेसर्स थे यूनिवर्सिटीज़ के, दे या वहाँ के लोग भी, दे वांटेड टू हैव हिम अराउंड। तो बस ये यूनिवर्सिटीज़ में फिरता था। 1943 में जब इसकी उम्र 20 साल थी, तब इसने ये पेपर लिखा था जिसके मैंने अभी आपको आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स दिखाए थे। मकलक एंड पिट्स मॉडल वाला जो पेपर है, ये उस वक्त ये फॉर्मली एजुकेटेड भी नहीं, ये बंदा 20 साल की इसकी उम्र है लड़के की, तब उसने ये पेपर लिखा था। और
इसके बारे में ये भी इंटरेस्टिंग है कि कई साल ये काम करता रहा, फॉर्मल डिग्री तो इसका कोई मूड नहीं था, फॉर्मल टाइटल्स का इसका कोई इसको नहीं थी ग्रीड के, तो बस काम करने का इसको शौक था। तो इसने कई सालों की अपनी अनपब्लिश्ड रिसर्च जो है वो उसने जला दी जब इसका अपना एक पेपर, उस पेपर का नाम था व्हाट द फ्रॉग्स आई टेल्स द फ्रॉग्स माइंड, के इन अ फ्रॉग्स आई व्हाट हैपन्स इनसाइड अ फ्रॉग्स आई, और फिर वो ब्रेन तक क्या इंफॉर्मेशन फेंकती है। इसका पहले ये ख्याल था कि सारी की सारी जो प्रोसेसिंग है वो ब्रेन के अंदर होती है, बाकी सेंस आंखें हैं ये बस रॉ सिग्नल्स पीछे भेज रही हैं। तो इसकी कई साल की रिसर्च इस अजम्पशन पे बेस्ड थी। फिर इसका अपना पेपर था जिसने ये बताया कि नहीं, आंखों के अंदर भी कुछ हल्की फुल्की प्रोसेसिंग हो रही होती है, और सारे का सारा काम ब्रेन नहीं कर रहा होता। तो ये इसके पिछले सालों की रिसर्च के खिलाफ जाता था। तो इसने अपना पीएचडी का जो थीसिस है, डॉक्टरल डिसर्टेशन, वो काफ़ी मोटी थी, कई सालों की थी, इसने जला दी, और बाकी रिसर्च भी बहुत सारी जला दी, और उसके बाद इसने कोई बहुत ज़्यादा काम भी नहीं किया। और इसकी जो रिसर्च थी, यानी वो इवन अगर आप उसकी डिस्क्रिप्शन देखें, प्रोबेबिलिस्टिक 3D न्यूरल नेटवर्क्स, यानी आज भी इन पे कोई काम नहीं करता। ये उस ज़माने में इन चीज़ों पे काम कर रहा था, यानी दे वर रियली इंटरेस्टेड इन के असली सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। तो हम इस कोर्स में जितना पढ़ेंगे वो 2 डिमेंशनल न्यूरल नेटवर्क्स होंगे, और ये 3 डिमेंशनल के न्यूरॉन्स किस तरह कनेक्ट होते हैं, क्योंकि असली ब्रेन तो 3D है, ठीक है। तो ही वॉज एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। ही डाइड एट 46, वेरी यंग। ओके, तो मैकलग एंड पिट्स के न्यूरॉन ने एटलीस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया कि किस तरह से आप न्यूरॉन्स की मॉडलिंग कर सकते हैं, लेकिन उनमें लर्निंग का मैकेनिज्म नहीं था। लर्निंग का मैकेनिज्म जो है, डोनाल्ड हेब कैनेडियन न्यूरो साइकोलॉजिस्ट था। बाय द वे, इनके अंदर भी जो मैकलग था, ही वाज अ साइकोलॉजिस्ट। मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपकी फील्ड जो है, इसकी इजाद किस तरह के लोगों ने की? ही वाज अ साइकोलॉजिस्ट। बाय द वे, आप इस तस्वीर में पीछे देख सकते हैं कि ये मैकलग पिट्स के न्यूरॉन्स ही हैं, यूनी के मॉडल्स बने। ये वो ट्रायंगल्स हैं जो मैंने बनाए थे, और कनेक्शंस हैं इनहिबिट करने वाले इस तरह, और ये लॉजिक गेट के फंक्शन भी बने हुए हैं। ओके, पर इनमें लर्निंग कोई नहीं थी। इन न्यूरॉन्स में डोनाल्ड हेब कैनेडियन न्यूरो साइकोलॉजिस्ट था, वंस अगेन साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। इसकी थ्योरी ये थी, इनफैक्ट थ्योरी नहीं थी, इन लोगों ने ऑब्जर्व किया हुआ था कि जब कोई एक सेल न्यूरॉन किसी और न्यूरॉन बी के करीब है और उस न्यूरॉन बी को एक्साइट करता है, यानी जब ए की जो आउटपुट है वो बी को फायर करवा देती है, ठीक है। और अगर ये बार बार हो रहा है, रिपीटेडली, परसिस्टेंटली, कि ए से जब कोई बात निकली तो बी ने फायर कर दिया, जब ए फायर हुआ तो बी भी फायर हो गया, ए ने बी को फायर करवाया, जब ऐसे होता था तो फिजिकली वो देखते थे कि कुछ ना कुछ ग्रोथ होती थी या कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक चेंज होता था, या तो किसी एक सेल में या दोनों सेल्स में। यानी फिजिकली ए और बी का जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन मॉडिफाई होता था, और इनफैक्ट एनहांस होता था, कि जब भी ए बी को फायर करवाता था
तो इसकी एबिलिटी, ए के बी को फायर कराने की एबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती थी, ठीक है, और ज़्यादा बढ़ जाती थी, ठीक है। और इसको अगर आप मैथमेटिकली मॉडल करना चाहें तो वो इस तरह है कि इफ़ देयर इज़ अ न्यूरॉन एक्स, तो मैं अब ए और बी की बजाय एक्स कह रहा हूँ, इफ़ देयर इज़ अ न्यूरॉन एक्स एंड दैट न्यूरॉन ट्रिगर्स अनदर न्यूरॉन वाई, यानी उसको फायर करने में हेल्प करता है, तो फिर जो एक्स और वाई न्यूरॉन्स के बीच में जो वेट है, लेट्स कॉल इट वेट एक्स वाई, डब्ल्यू एक्स वाई, इस वेट को चेंज करने का एक तरीका बताया था। और वो तरीका ये है कि डब्ल्यू एक्स वाई को आप उसकी पुरानी वैल्यू लें, ओल्ड वैल्यू, और उसके अंदर ईटा इज जस्ट अ कांस्टेंट, ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, स्केलर, और एक्स और वाई वो उनकी, एक्स की आउटपुट है, वाई न्यूरॉन वाई की आउटपुट है, तो उन दोनों की आउटपुट्स को मल्टीप्लाई करें, ईटा से मल्टीप्लाई कर दें और वेट के अंदर ऐड कर दें, ठीक है। यानी जितना भी यानी जितनी दफ़ा भी लेट्स से एक्स वन है, एक्स वन था और वाई भी वन था, तो ये दोनों वन हो गए, ठीक है। तो बेसिकली ये ईटा ऐड हो जाएगा। जब भी दोनों ने इकट्ठे फायर किया, एक्स और वाई ने, तो इसका जो कनेक्शन था न्यूरॉन एक्स से न्यूरॉन वाई का जो कनेक्शन था, इसका कोई वेट था, उस वेट में प्लस ईटा करते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये अनबाउंडेड लर्निंग होगी कि हर बारी ईटा ऐड हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है, तो वेट बढ़ी जा रहा है, वेट बढ़ी जा रहा है, वेट बढ़ी जा रहा है, तो इसमें एक अनबाउंडेड लर्निंग की प्रॉब्लम थी। Then came the perceptron, and the perceptron was a, यानी अपने टाइम से बहुत आगे की कोई चीज़ बना दी। फ्रैंक रोजनब्लॉट बंदा था 1958 में, प्रॉब्ली इस वक्त इसकी उम्र he was 30 years old, या 1928 में पैदा हुआ था और so he was 30 years old at this time। इसने क्या किया, इसने मकलक पिट्स के न्यूरॉन्स लिए और उनके ऊपर इसने हेब वाले जो रूल था, जो अभी हमने पढ़ा, हेब के रूल से मकलक पिट्स के न्यूरॉन्स को, उनके कनेक्शंस को इसने कहा कि नहीं, अब फिक्स नहीं रखते, उनको लर्न करते हैं, कनेक्शंस के कोई वेट्स होते होंगे, और इसने बेसिकली एक आर्टिफिशियल आंख बनाई जो कि देखना सीखती थी, ठीक है। तो ये है उस वक्त के मुताबिक जो मॉडल था इनका बायोलॉजिकल ब्रेन का और बायोलॉजिकल आई का या बायोलॉजिकल विजुअल सिस्टम का जो मॉडल था, वो ये था कि आपका जो आंख का रेटिना होता है उसके ऊपर लाइट पड़ती है और आपके रेटिना के अंदर रॉड्स और मतलब कुछ सेल्स होते हैं जो फोटॉन्स को लेते हैं, लाइट के फोटॉन्स को लेते हैं और बिजली में या नर्व इम्पल्सेस में बदल देते हैं, ठीक है। कि आपकी आंख पे लाइट पड़ती है, वो लाइट जो है आपके ब्रेन में नर्व्स के सिग्नल्स में चेंज हो जाती है और फिर ब्रेन उन सिग्नल्स को प्रोसेस करता है। और इन्होंने वेरी इंटरेस्टिंगली कहा कि ब्रेन जो है वो एसोसिएट करता है कुछ न्यूरॉन्स को दूसरे और न्यूरॉन्स के साथ, कि अगर ये फायर हुआ तो ये इसको फायर हो जाना चाहिए, ये अगर चुप है तो इसको चुप रहना चाहिए, एंड सो ऑन, यानी हेबियन लर्निंग वाली चीज। और इंटरेस्टिंगली उन्होंने ये कहा कि ये लेयर्स में काम होता है, कि ब्रेन के अंदर जो प्रोसेसिंग है उसमें सबसे पहले कोई एक लेयर आती है न्यूरॉन्स की, उस लेयर के जो भी आंसर्स हैं वो किसी और लेयर में फीड होते हैं, ठीक है। तो ये लेयर्ड प्रोसेसिंग, ये तो आप देखेंगे इस कोर्स में कि हम ऑलमोस्ट सारे जो मॉडल्स पढ़ेंगे
वो इसी तरह लेयर्ड प्रोसेसिंग वाले हैं, और जिसको हम डीप लर्निंग कहते हैं वो भी ये लेयर्स की प्रोसेसिंग है। और ये शुरू के दिनों में बन चुके थे मॉडल्स, यानी इनफैक्ट बाद के दिनों में तो ये लेयर्स वाला काम कम हो गया कि कम लेयर्स पे काम कर लो। रोजनब्लाट का भी जो मॉडल था ये भी शायद 2 लेयर्स पे ही काम करता होगा, लेकिन इनके पास आइडिया ज़रूर था कि लेयर्स में प्रोसेसिंग होती है। इस आइडिया को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होते कई डेकेड्स लग गए, लेकिन आइडिया इनके पास था कि दिमाग लेयर्स में प्रोसेसिंग करता है। और इस तरह लेयर्स में लेयर बाय लेयर प्रोसेसिंग होती रहती है, और एंड में ये कहते हैं कि एंड में फिर आपके पास एक आखिरी लेयर होती है जिसके अंदर ये न्यूरॉन्स होते हैं, और इनका काम है फिर ये 0-1 वाली फायरिंग करते थे कि कुछ न्यूरॉन ऑन हो जाएंगे, कुछ न्यूरॉन ऑफ हो जाएंगे, और अगर चंद न्यूरॉन्स ऑन हो गए हैं, ये दिमाग का वो बायोलॉजिकल मॉडल की एब्स्ट्रैक्शन है कि अगर दिमाग के अंदर फलां न्यूरॉन्स ऑन हो गए हैं तो फिर आप अपनी जो है लेट्स से लेफ्ट बाजू रेज कर देंगे, अगर फलां न्यूरॉन्स ऑन हो गए हैं तो लेफ्ट बाजू नीचे कर दें, एंड सो ऑन, कि इस तरह दिमाग अपना काम कर रहा होता होगा। तो ये था बायोलॉजिकल मॉडल। रोजनब्लाट ने क्या किया कि इसने इसका आर्टिफिशियल मॉडल बनाया, लेकिन ये फिजिकल था, यानी इसने फिजिकली सेंसर्स लिए जो लाइट को बिजली में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, आपका कैमरा यही करता है, आपके फ़ोन में जो कैमरा है वो लाइट को बिजली में कन्वर्ट करता है। आपका जो सोलर सेल होता है वो भी तो लाइट को बिजली में कन्वर्ट करता है। इसने छोटे छोटे सेंसर्स लगाए बहुत सारे जो लाइट को बिजली में कन्वर्ट करते थे। वो बिजली जो है पीछे फिर से कुछ और न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट होती थी, और वो न्यूरॉन्स जो हैं वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी, वो छोटी छोटी। खैर आजकल के हिसाब से तो काफ़ी बड़ी थी वो। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी जो बस बिजली के कनेक्शन आपस में कनेक्टेड थी। ठीक है, और इनको वो एसोसिएशन यूनिट्स कहता था। इनकी भी हेबियन लर्निंग होती थी, और एंड पे फिर वो रिस्पॉन्स यूनिट्स कहते थे। तो इसके ए यूनिट्स होते थे, ए यूनिट्स, और इसके आर यूनिट्स होते थे। आर था वो फाइनल रिस्पॉन्स, के सिस्टम ने फाइनल क्या रिस्पॉन्ड करना है। तो ये क्या करता था कि अपने सिस्टम के आगे पहले वो लेट्स से उसने इंग्लिश के लेटर एक्स और इंग्लिश के लेटर आई डोंट नो क्यू में डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो वो बहुत सारी इमेजेस दिखाता था अपने सिस्टम को कि ये चीज़ जो है ये एक्स है। तो एक एग्जांपल, एक्स की दूसरी एग्जांपल, एक्स की तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, कई एग्जांपल्स दिखाता था। और रिस्पॉन्स यूनिट्स पे कहता था कि फॉर एग्जांपल अगर तो एक्स है तो ये वाला फर्स्ट वाला ये 1 होना चाहिए, और अगर क्यू दिखाता था जब बहुत सारे, जब क्यू दिखाता था तो कहता था नहीं वो वाला 0 होना चाहिए, ये वाला 1 होना चाहिए। तो रिस्पॉन्स यूनिट को ये सेट कर लेता था जब भी कोई इमेज दिखाता था। और ये जो कनेक्शंस थे, एसोसिएशंस जो थी न्यूरॉन्स की आपस में या रिस्पॉन्स यूनिट्स के, इनके यानी जो कनेक्शंस के वेट्स थे, इनको ये लर्न करता था हेबियन लर्निंग के थ्रू। और ये बड़ी सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस हुई थी इसकी कि वाकई एक फिजिकल आंख बन गई है। देखा जाए तो ये एग्जैक्टली आंख ही बन गई है कि अगर आपने बता दिया है, अगर एक मशीन बता रही है कि आपने मेरे सामने जो चीज़ रखी है वो एक्स है, और अब आपने जो मेरे सामने चीज़ रखी है वो क्यू है, तो इंसान भी तो यही करता है, बता देता है कि उसके सामने क्या है। तो इसकी बहुत ज़्यादा हाइप थी उस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा हाइप कि आंख बना ली गई है, और आपको चंद सालों में अब चलते फिरते सोचते रोबोट्स अब आपको मिल जाएंगे, जो कि आज तक नहीं हो सका। और इसकी भी वो जो हेबियन लर्निंग की ये एग्जांपल है कि वो वाले
एसोसिएशन वाले यूनिट्स या एसोसिएशन वाले न्यूरॉन्स, और यहाँ पे वो वाले एसोसिएशन वाले न्यूरॉन्स जो आर को 1 करते हैं, रिस्पॉन्स यूनिट जिस पे 1 आना चाहिए, वो रीइंफोर्स होते थे हेबियन लर्निंग से कि उनका वेट जो है और ज़्यादा बढ़ाओ कि इनकी वजह से मैंने 1 आउटपुट करना है। और जब 0 आता था तो फिर उन न्यूरॉन्स के वेट बढ़ते थे जो 0 कॉज करने वाले न्यूरॉन्स थे। तो ये हेबियन लर्निंग वाला एक मैकेनिज्म इनके पास होता था। यहाँ तक कोई सवाल जी? Any questions? चलें मैं फिर आगे चलता हूँ। सो परसेप्ट्रॉन जो था ना, असल में ये परसेप्ट्रॉन इस पूरे सिस्टम को कहते थे कि जिसमें उसने वो सेंसर्स पहले बनाए, सेंसर्स के एसोसिएशन यूनिट्स बनाए, और फिर एंड पे ये रिस्पॉन्स करने वाले न्यूरॉन्स बनाए कि इन्होंने फाइनल वो 0-1 आंसर देना होता था आर यूनिट्स ने। लेकिन इन सब्सिक्वेंट ईयर्स जो ज़्यादा मशहूर हुई बात वो ये थी कि सिर्फ ये जो रिस्पॉन्स यूनिट्स थे ना, आखिरी वाली लेयर के जो न्यूरॉन्स थे जिन्होंने एंड में बताना था 0 या 1, ये ज़्यादा पॉपुलराइज हो गए एज परसेप्ट्रॉन्स। हालांकि परसेप्ट्रॉन असल में ये पूरे सिस्टम को परसेप्ट्रॉन कहते थे, यानी एक ऐसा न्यूरॉन जो परसेप्शन, जिससे आप परसेप्शन कर सकते हैं। देखना एक परसेप्शन है ना, तो इसलिए वो ये बस प्ले था ऑन वर्ड्स, ये परसेप्शन करने वाले न्यूरॉन। तो ये पूरा सिस्टम परसेप्ट्रॉन था, लेकिन एंड पे सिर्फ ये आखिरी जो न्यूरॉन्स हैं इनको परसेप्ट्रॉन्स के नाम से पॉपुलैरिटी मिली। और तो परसेप्ट्रॉन का जो मॉडल है ना, अगर हम उनको प्योरली एज ए मैथमेटिकल फंक्शन देखें तो वो ये करता है कि लेट्स से आपके पास ये, जब मैं ये सर्कल बनाता हूं ये वाला, दैट्स माय परसेप्ट्रॉन या दैट्स माय न्यूरॉन, और इस परसेप्ट्रॉन को 3 इनपुट्स मिल रही हैं, x1, x2, x3। ये इनपुट x1 को वेट w1 से मल्टीप्लाई करता है, x2 को वेट w2 से मल्टीप्लाई करता है, x3 को वेट w3 से मल्टीप्लाई करता है। 3 नंबर्स आ जाते हैं मल्टीप्लाई होने के बाद, उन 3 नंबर्स को सम कर देता है। ठीक है, 3 नंबर्स को सम कर देता है, और सम करने के बाद एक और चीज भी उसमें ऐड कर देता है, एक और वैल्यू है b, वो भी ऐड कर देता है। लेकिन ये जो b ऐड किया है, इस b वैल्यू का इनपुट से कोई ताल्लुक नहीं है, रिगार्डलेस के इनपुट x1, x2, x3 क्या आए थे, b कांस्टेंट एक वैल्यू है, ये हमेशा ऐड हो जानी है। तो ये एक बायस है न्यूरॉन का कि आप जो मर्जी इनपुट दे दें, मैंने इतना सम b जितनी जो वैल्यू है ना, ये तो हर बारी ऐड कर देनी है। तो ये उस बायस है परसेप्ट्रॉन का कि इनपुट को देखे बगैर ही मैंने b ऐड कर देना। ओके, सो 4 नंबर्स ऐड हुए, x1 इंटू w1 प्लस x2 इंटू w2 प्लस x3 इंटू w3 प्लस b। 4 नंबर्स ऐड हो गए, एक नंबर आ गया। इस नंबर को इवेंचुअली एक स्टेप फंक्शन में से गुजारते थे। ठीक है, स्टेप फंक्शन इस तरह कि अगर आपकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो गई है, इस सम की वैल्यू अगर 0 या 0 से बड़ी हो गई है तो आपका आंसर 1 होगा आउटपुट, और अगर सम की वैल्यू 0 से छोटी है तो फिर आपका आंसर 0 होगा। यानी द न्यूरॉन विल फायर इफ दिस सम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अदरवाइज इफ द सम इज लेस देन 0 द न्यूरॉन विल नॉट फायर, इट विल स्टे साइलेंट। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड मॉडल है बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स का। एक आर्टिफिशियल मॉडल है, बहुत ही सिंप्लीफाइड। असली न्यूरॉन्स इस तरह से बिल्कुल काम नहीं करते, लेकिन एक एब्स्ट्रैक्शन है कि अच्छा रफली स्पीकिंग इस तरह से काम हो रहा होगा। और आज तक न्यूरॉन्स ऐसे हैं। तो ये तो 1958 में इसने ये किया था, आज तक न्यूरॉन्स ऐसे ही हैं।
बहुत कम डिफरेंस है आर्टिफिशियल न्यूरॉन में जो तब था और जो अब है। ये ज़रा मैं और फॉर्मली लिख दिया है परसेप्ट्रॉन को कि x1 मल्टीप्लाई होगा w1 से, x2 मल्टीप्लाई होगा w2 से, और 3 इनपुट्स नहीं है, लेट्स से n इनपुट्स हैं, राइट। और तो हर इनपुट जो है वो एक अपने कॉरस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई होगी। और इसी तरह जो बायस आपने वैल्यू ऐड करनी थी वो भी आप बायस को भी, जिस तरह ये वेट्स है ना, ये भी एक वेट है, ठीक है। और लेकिन इस वेट पे जो इनपुट आ रही है वो हमेशा 1 होगी, ऑलवेज फिक्स्ड। बाकी जो वेट्स थे उन पे तो इनपुट तो x1 x2 x3 कुछ चेंज होके आ सकती थी, लेकिन जो बायस वाला कनेक्शन है इस पे जो इनपुट आ रही है वो आप हमेशा 1 पे फिक्स करते हैं, ठीक है। और फिर इन सारे प्रोडक्ट्स को ऐड कर दें और उसके बाद स्टेप फंक्शन में से गुजार दें, तो जो आउटपुट निकलेगी वो इस सेट में से आएगी कि आउटपुट या 0 होगी या फिर वो 1 होगी, न्यूरॉन फायर किया या नहीं किया। और अगेन ये उस पूरी पिछली स्लाइड को अगर हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूले में समराइज कर लें, तो अगर आपके पास एक परसेप्ट्रॉन है जिसमें n इनपुट्स हैं, तो वो परसेप्ट्रॉन कैसे काम करेगा? वो या 1 आउटपुट करेगा या वो 0 आउटपुट, या वो फायर करेगा या नहीं फायर करेगा। फायर कब करेगा? फायर करेगा अगर उसकी इनपुट्स का जो डॉट प्रोडक्ट है या इनपुट्स का जब वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको ये नोटेशन क्लियर है? मैंने यहाँ पे खोल के नहीं लिखी। I = 1 to n wi मल्टीप्लाइड बाई xi, यानी हर xi को उसके कॉरस्पॉन्डिंग wi से मल्टीप्लाई कर दें, एंड डू दिस फॉर ऑल द कनेक्शंस, ऑल द इनपुट्स, ठीक है। तो जब अंडरस्टूड है तो तब मैंने ये इसके समेशन के लिमिट्स नहीं बताए, ठीक है, कि ये i 1 से लेके n तक सारे के सारे। तो जब भी नहीं लिखे होंगे इसका मतलब सारे के सारे उनको मल्टीप्लाई करें और उनमें बायस की वैल्यू ऐड करें। अगर ये पूरा सम 0 या 0 से बड़ा है तो फायर कर दो, अगर ये सम 0 या 0 से छोटा है तो खामोश रहो। सॉरी, अगर ये सम 0 से छोटा है तो खामोश रहो। ये जो पिछली स्लाइड पे था। लेकिन आप नोट करें कि यहाँ पर जो क्योंकि हम इस सम की बात कर रहे हैं, तो रियली अब कोई कैद नहीं थी हमारे ऊपर कि हम सिर्फ x जो है वो बूलियन हो। डिड यू नोटिस दिस? इनपुट्स का अब यहाँ पे बूलियन होना जरूरी नहीं है। यानी ये जो परसेप्ट्रॉन इस तरह से डिफाइन किया है, इसमें इट कैन वर्क विद रियल वैल्यूज। यानी xi जो इनपुट आ रही है, it can belong to the set of real numbers, not 0 1 boolean, real numbers आ सकते थे। और इसी तरह जो आपके वेट्स हैं वो भी रियल नंबर्स हो सकते थे। लेकिन जो बूलियन नंबर्स हैं वो 0 और 1 है, तो बूलियन नंबर्स रियल नंबर का तो सबसेट ही होते हैं ना। 0 और 1 भी तो रियल सेट के अंदर ही लाई करते हैं। इसका मतलब है कि चले मैं जब ज्यादा जनरल चीजें मॉडल कर सकता हूं तो बूलियन लॉजिक भी मॉडल हो जाएगी, ठीक है। सो दे कैन ऑल्सो मॉडल बूलियन लॉजिक। और यहां पे नोट करें कि मेरे पास यहां पे एक परसेप्ट्रॉन है जिसमें मैंने इनपुट x1 को अब चूंकि मैं बूलियन लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहा हूं यहां पे, इसका मतलब है कि x1 और x2 जो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर ये 2 हैं तो मेरे पास ये दोनों 0 हो सकते हैं, एक 1 हो सकता है, या दोनों 1 हो सकते हैं, ठीक है। और लेट्स से जो मेरा न्यूरॉन है इसको x3 कह देते हैं, इसकी आउटपुट। इस वाले
कॉन्फ़िगरेशन में कि हमने वेट्स ऐसे, जो रेड में है ये वेट्स हैं, ठीक है। इसमें हमने वेट्स ऐसे सेट किए हैं कि x1 की जो भी वैल्यू है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, x2 की जो भी वैल्यू है उसको भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और बायस पे जो इनपुट आ रही होती है वो हमेशा 1 होती है, और बायस की अपनी वैल्यू क्या है, -2। इसमें मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूं कि आप वेरीफाई करें कि इस x3 न्यूरॉन की जो आउटपुट निकलेगी इस केस में वो एग्जैक्टली एंड गेट बनता होगा कि जब ये दोनों 1 होंगे ना, x1 और x2 जब दोनों 1 होंगे सिर्फ तब ये 1 होगा, वरना ये 0 होगा। इसी तरह आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा कि ये जो दूसरी कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर ये और गेट प्रोड्यूस करेगा कि अगर कोई एक भी 1 हो गया इसने फायर कर देना है। और ये वाला जो गेट है ये नॉट गेट है। नॉट गेट तो सिंगल इनपुट का होता है, यूनिरी होता है। तो ये x1 की जो भी वैल्यू है ना उसको इन्वर्ट कर, x1 अगर 1 है तो ये 0 आउटपुट कर देगा, x1 अगर 0 है तो ये 1 आउटपुट कर देगा। तो ये तो लेकिन मैंने एंड और नॉट बनाए हैं, और एंड और जो है ये 2 इनपुट्स के लिए बनाए हैं, बाइनरी। लेकिन अगेन मैं आप लोगों में छोड़ देता हूं कि एंड गेट को आप बना सकते हैं यूजिंग, यू कैन मेक एन एंड गेट फॉर मोर देन 2 इनपुट्स। n इनपुट्स के लिए भी आप एंड गेट बना सकते हैं, और गेट बना सकते हैं। तो ये आप लोग खुद एक्सपेरिमेंट इससे कर लीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके पास एंड और नॉट गेट हैं, ये 3 बेसिक गेट्स हैं, इनको बेसिस भी कहते हैं, ये लॉजिक गेट्स के बेसिस हैं, क्योंकि इन 3 के कॉम्बिनेशन से, कीवर्ड बीइंग कॉम्बिनेशंस, एंड और नॉट के कॉम्बिनेशन से आप कोई भी लॉजिक फंक्शन बना सकते हैं। कोई भी लॉजिकल स्टेटमेंट जितनी मर्जी कॉम्प्लिकेटेड हो वो एंड और नॉट के कॉम्बिनेशन से बन जाएगी। उस कॉम्बिनेशन में भले आपको हजारों गेट डालने पड़े, पर कोई भी लॉजिक फंक्शन जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड हो वो इन 3 के कॉम्बिनेशन से बन जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो परसेप्ट्रॉन आपने बनाया हुआ है ये परसेप्ट्रॉन भी किसी भी लॉजिकल फंक्शन को कॉपी कर सकता है, जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड हो। लेकिन इंपॉर्टेंटली जो परसेप्ट्रॉन था रोजनब्लाट का, इस पे लर्निंग हो सकती थी, इसके वेट्स को एडजस्ट किया जा सकता था। और इसने जो रूल, इसमें परसेप्ट्रॉन की लर्निंग का जो रूल था कि किसी भी कनेक्शन का जो वेट है वो पुराना वेट आप उठाएं, जो एग्जिस्टिंग वेट था उसको मैंने चेंज करना है। तो कितना चेंज होगा? चेंज होगा कि आप इनपुट पे देखें क्या आया था और एरर कितना था। y आउटपुट है कि इस न्यूरॉन ने क्या आउटपुट किया था, और t टारगेट है कि आप चाहते क्या थे, आप चाहते क्या थे कि ये न्यूरॉन आउटपुट करे, ठीक है। तो ये आउटपुट माइनस डिजायर्ड वैल्यू, आउटपुट माइनस टारगेट वैल्यू, इसको हम एरर कहेंगे, ठीक है। तो जो वेट का जो चेंज है वो था, अगेन ये तो कांस्टेंट एक कांस्टेंट मल्टीपल है ईटा। तो परसेप्ट्रॉन का जो लर्निंग रूल था वो था कि एरर इनटू इनपुट, एरर इनटू इनपुट। और ये आप नोट कीजिएगा, इस कोर्स में हमें बार बार नजर आएगा ये एरर इनटू इनपुट। और ये क्या चीज है? चेंज इन डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू के लिए, कि डब्ल्यू में कितना चेंज करना है। ये अक्सर इस तरह की टर्म आएगी इस कोर्स में, ठीक है। तो अगेन ये अभी भी इस तरह का काम हो रहा है, और 958 में भी वो इसी तरह का काम कर रहे थे। ओके, यहां तक कोई सवाल आप लोगों के?
नो सर, समझ आ रही है। ओके, अब एक हल्का सा डिटोर ले लेते हैं। लीनियर क्लासिफायर क्या चीज होती है? ये अभी हम वापस परसेप्ट्रॉन पे आएंगे, ठीक है, पर हम हल्का सा डिटोर एक ले लें। आपके पास एक फंक्शन है y ऑफ x। x जो है एक वेक्टर है, तो मैंने x को इसीलिए बोल्ड में लिखा हुआ है। जब भी बोल्ड में लिखूंगा ना, इसका मतलब है कि ये कोई वेक्टर है, एक स्केलर नंबर नहीं है, इसमें x1 x2 x3 कोई वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो लेट्स से कोई n डिमेंशंस का एक वेक्टर है, और उस पूरे वेक्टर को मैं अपने फंक्शन में इनपुट करता हूं और एक वैल्यू निकल आती है y। ये y आप नोट करें, मैं लोअर केस में लिखा हुआ। इसका मतलब है कि जो आउटपुट निकल रही है ये एक स्केलर है, ठीक है। ये कन्वेंशन अब आप जो है ना, ये पूरे कोर्स में बी केयरफुल विद कन्वेंशंस एंड नोटेशन, ठीक है। तो ये वेक्टर है, ये लोअर केस है, तो आउटपुट जो है ये स्केलर है, ओके। और ये फंक्शन इस तरह से कंप्यूट हो रहा है कि मैं हर एक्स आई को किसी डब्ल्यू आई से मल्टीप्लाई करता हूं और सम कर लेता हूं, ठीक है। और सम करने के बाद एक वैल्यू W0 ऐड कर देता हूं, W0, ठीक है। Isn't this very much like आपका जो परसेप्ट्रॉन कर रहा था? Can anyone tell me? बिल्कुल सर, ये वैसे ही है। ये बिल्कुल बस वैसे इसमें स्टेप फंक्शन वाला जो आपने बताया था वो नहीं है। बिल्कुल एब्सोल्युटली, बस स्टेप फंक्शन नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल जो उसका इंटरनल मैकेनिज्म था वो यही था कि वेट्स को इनपुट से मल्टीप्लाई करें और फिर एक जो बायस है वो उसको ऐड कर दें। तो W0 मेरा यहाँ पे बायस है जो कि 1 से मल्टीप्लाई होके आया हुआ है, राइट। बिल्कुल वही काम है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर नोटेशन में। वेक्टर नोटेशन जरा सिंप्लीफाई कर देती चीजें, कम लिखना पड़ता है, नोटेशन क्लियर हो जाती है। एंड यू शुड गेट यूज टू दिस वेक्टर नोटेशन कोर्स में। W ट्रांसपोज X, वेल व्हाट इज W ट्रांसपोज X? यहां पे देख लेते हैं। जब मेरे पास कोई वेक्टर W है, ओके, पहले वेक्टर थोड़ा सा देख लेते हैं। वेक्टर, जब भी मैं वेक्टर कहूंगा ना, इट मीन्स ये कॉलम का वेक्टर है, यानी समथिंग जो भी इसका साइज है बाय 1, रोज इतनी होंगी और कॉलम इसका 1 होगा, यानी हर वेक्टर कॉलम वेक्टर के तौर पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो और अगर मैंने उसको 1 बाय समथिंग करके प्लेस करना है चीजों को, तो मुझे उसको W ट्रांसपोज कहना पड़ेगा, यानी अपनी असल में हर वेक्टर कॉलम वेक्टर होगा। अगर आपने इस तरह से यूज करना है 1 बाय n करके, तो उसको W ट्रांसपोज लिखना पड़ेगा। सो ये जो W ट्रांसपोज X है, इसमें W1 यहां होगा, W2 इधर होगा क्योंकि ट्रांसपोज करके लिखा हुआ है, WN इधर होगा, और उसके बाद X मल्टीप्लाई हो रहा है, और बाय डिफॉल्ट X एक कॉलम वेक्टर होगा, X2 XN। और जब हम ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लीनियर अलजेब्रा से आपने सीखा होगा कि इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज W1 इंटू X1 प्लस W2 इंटू X2, यानी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और फिर प्लस भी होंगी, WN XN। और ये एक स्केलर नंबर आ जाएगा। W1 इंटू X1 एक स्केलर है, W2 इंटू X2 एक और स्केलर है। कई स्केलर्स को आप ऐड कर दें, बस एक और स्केलर, एक नंबर आ जाएगा, ठीक है। आंसर विल बी अ स्केलर, वेक्टर नहीं आएगा आंसर। और इस चीज को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। W ट्रांसपोज X को, जब दो वेक्टर्स को, एक वेक्टर को आप ट्रांसपोज करें और दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। This here is a dot product. It's a dot product
ऑफ वेट्स विद द इनपुट्स, और फिर आप उसके अंदर एक बायस ऐड कर रहे हैं। ओके, इसका मतलब आपके पास y ऑफ x आ गया है। ये जो y ऑफ x है ये एक स्केलर नंबर आ गया है। हो सकता है जीरो से बड़ा हो सकता है जीरो से छोटा हो, ठीक है। अब आप इसको थ्रेशोल्ड कर दें, यानी चेक कर लें कि, यानी स्टेप फंक्शन लगा दें इसके ऊपर, और जीरो से कंपेयर करना है आपने, ठीक है। कि अगर y ऑफ x ग्रेटर देन जीरो है तो आप कहेंगे जी मैंने 1 आउटपुट करना है, और अगर y ऑफ x लेस देन जीरो है तो आप कहते हैं मैंने 0 आउटपुट करना है। रियली जब आप ये स्टेप फंक्शन लगाते हैं ना इस तरह का, या जब भी थ्रेशोल्ड करते हैं आप y ऑफ x को, तो असल में होता यह है कि आपके पास असल में एक बाउंड्री आ जाती है। यानी आपकी लेट्स से x जो था वो 2 डिमेंशनल स्पेस से आया था, ठीक है। यानी x जो था वेक्टर, वो उसके अंदर 2 नंबर से x1 x2 ऐसे ऐसे था। तो जब भी आप y ऑफ x को थ्रेशोल्ड करेंगे तो इसेंशली होगा ये कि आपकी ये जो 2 डिमेंशनल स्पेस है ना, इसका x1 वाला एक्सेस है, x2 वाला एक्सेस है, आपकी 2 डिमेंशनल स्पेस डिवाइड हो जाएगी 2 रीजन्स में। एक रीजन वो होगा, इसके अंदर सारे वो वाले पॉइंट्स होंगे 2D पॉइंट्स x कि जिन पे अगर आप ये फंक्शन कंप्यूट करें y ऑफ x तो वो वैल्यूज ग्रेटर देन 0 आती होंगी। और दूसरा एक रीजन ऐसे होगा जिसको आप रीजन 2 कह लें, इसमें सारे वो वाले x पॉइंट्स होंगे 2 डिमेंशनल कि जिसपे y ऑफ x आप कंप्यूट करें तो वैल्यू लेस देन 0 आती है। और ये जो रेड लाइन ड्रॉ हुई है, रेड लाइन, ये सारे वो वाले x पॉइंट्स हैं कि जिनके ऊपर आप y ऑफ x कंप्यूट करें तो वो एग्जैक्टली 0 आता हो, ठीक है। और ये एक लाइन आती होगी, ये y ऑफ x इक्वल 0 विल ऑलवेज बी अ लाइन, चाहे आप 2 डिमेंशंस में थे, चाहे आप well should you say लाइन तो नहीं है, चले 2D में भी बात कर लेते हैं। 2D में ये लाइन आती होगी, ठीक है। 3D में ये y ऑफ x इक्वल 0 एक प्लेन बनता होगा, और मोर देन 3D में ये y ऑफ x इक्वल 0 ये एक हाइपर प्लेन बनता होगा, क्योंकि मोर देन 3 डिमेंशन हम सोच नहीं सकते, हाइपर प्लेन को हम विजुलाइज नहीं कर सकते, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल वैसी हैं जिस तरह 2D में लाइन की प्रॉपर्टीज हैं, उसी तरह 3D में प्लेन की प्रॉपर्टीज हैं। और या लाइन की जो जनरलाइजेशन है हायर डिमेंशंस में, 3D में वो प्लेन बनेगा, 4D में उसको हम हाइपर प्लेन कह देंगे, हम विजुलाइज नहीं कर सकते। लेकिन ये जो भी लीनियर सरफेस है y ऑफ x इक्वल 0 वाली, इसको हम कहते हैं लीनियर डिसीजन बाउंड्री। लीनियर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी अगर आप शक्ल ही देख लेना तो ये फॉर एग्जांपल 2D में ये लाइन बनती है, ये कर्व नहीं बनेगा। ये जो आपकी जो y ऑफ x इक्वल 0 है, ये इस तरह का कभी नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आपने इस तरह का फंक्शन यूज किया हुआ, ये फंक्शन लीनियर था असल में, ठीक है। दिस वाज अ लीनियर फंक्शन W ट्रांसपोज, जो डॉट प्रोडक्ट आप करते हैं W ट्रांसपोज x, इसमें x की किसी भी वैल्यू के साथ आप कभी स्क्वायर कर रहे हैं W ट्रांसपोज x में? कैन एनीवन आंसर दिस? जब आप इस तरह डॉट प्रोडक्ट करते हैं W ट्रांसपोज x, तो x1 जो है वो अपनी पावर 1 के साथ ही आता है, पावर 2 के साथ तो नहीं आ रहा, क्यूब होके तो नहीं आ रहा,
राइट। हर एक्स आई जो है वो बस टू द पावर 1 आ रहा है। इस तरह का फंक्शन इस लीनियर इन माई इनपुट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। इसमें x की पावर 1 किया हुआ है ना मैंने, तो जब भी आपकी इनपुट की पावर 1 होगी इट्स अ लीनियर फंक्शन, क्योंकि लाइन की इक्वेशन ये है, इसलिए इसको लाइन कहते हैं, इसलिए इसको लीनियर फंक्शन कहते हैं, क्योंकि इससे लाइन बनती है। इस इक्वेशन से आप कर्व्स नहीं बना सकते, इस इक्वेशन से आप लाइंस बना सकते हैं। जौन सी भी लाइन बनानी है, ये वाली बना लें, ये वाली बना लें, कोई ये वाली बना लें, लाइंस बन सकती हैं, कर्व्स नहीं बन सकते। इसका मतलब ये जो पूरा मॉडल है ये लीनियर बाउंड्रीज तो बना सकता है, कर्व्ड बाउंड्रीज नहीं बना सकता ये, ठीक है। और जो भी लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज होती हैं वो कहती हैं कि फंक्शन की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 है तो एक रीजन कह दो, जब फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 है तो दूसरा रीजन कह दो, और जब फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली 0 है तो तब आप उस डिसीजन बाउंड्री के ऊपर खड़े हैं। यहाँ पे कोई सवाल जी? Any questions? सर फिर जिस तरह इसे हमने डिस्कस किया है, इट मींस कि ये दो तरह की आउटपुट के लिए होगा, मतलब हम सिर्फ दो तरह की कैटेगराइज कर रहे हैं 0 1 के फॉर्म में। मतलब ये जो लीनियर क्लासिफायर होगा जी, हमारा आउटपुट 0 और 1 के लिए चलेगा बस। बिल्कुल, 0 और 1 के लिए, या आप कह लें दो क्लासेस के लिए, राइट। तो बिल्कुल ठीक है, ये दो के लिए चलेगा। लेकिन इसमें एक बात नोट करें कि इसमें रीजन्स तो दो हैं, लेकिन इसमें एक्स के साइज पे हमने कोई कैद नहीं लगाई। यानी ये 2 डिमेंशनल इनपुट्स पे भी चलेगा, ये 1 डिमेंशनल इनपुट पे भी चलेगा, ये 3 डिमेंशनल इनपुट्स पे भी चलेगा, ये 100 डिमेंशनल इनपुट्स पे भी चलेगा, ये मिलियन डिमेंशनल इनपुट्स पे भी चलेगा। ये बात आप अग्री करते हैं इससे कि ये सेम लीनियर डिसीजन बाउंड्री वाला काम, आपके एक्स का क्या साइज है, जो मर्जी साइज हो एक्स का, एक्स चाहे n डिमेंशन का वेक्टर हो, एक्स ने जब जैसे ही इसका डॉट प्रोडक्ट होना है w के साथ, w का भी उतना ही साइज होगा, तो ये एक स्केलर नंबर आ जाएगा जो, और फिर उसमें w0 ऐड कर देंगे, तो अब या ग्रेटर देन, यानी जितना मर्जी n का साइज है, x का साइज है, आपके पास फाइनल आंसर या ग्रेटर देन 0 आएगा या लेस देन 0 आ जाएगा। तो हर डिमेंशंस की जो स्पेस है उसको ये दो रीजन्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये बात क्लियर है आप लोगों को? इस बात में कोई कंफ्यूजन तो नहीं जी? नहीं सर, क्लियर है। ओके, लेट्स प्रोसीड। अब वापस परसेप्ट्रॉन पे आते हैं। आपके जी 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 बताइए। अगर हम एक्स की पावर जो है इंक्रीज करते हैं तो स्टिल हम इसके साथ जो है ना 2 क्लास प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं या मल्टी क्लास भी कोई है इसका? अगर आप एक्स की पावर इंक्रीज करते हैं, पावर इंक्रीज करते हैं, फॉर एग्जांपल जो है ना हमारे अभी तक जो हमने एग्जांपल किया है इसमें 1 तक की है, बिल्कुल, जो कि जिसने 2 क्लास में हमें सॉल्यूशन दिया है। मैं ये कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल हम इसको 2 कर लेते हैं या 3 कर लेते ठीक हैं, है। 5, तो इस तरह से कोई ऐसा सिनेरियो है कि हम मल्टी क्लास में कर लें या फिर जो है ना इस केस में जो है ना हमारे पास वो 2 क्लास ही रहेगा? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। आपका नाम क्या है? तैयब, गुड क्वेश्चन। सो ये स्क्रीन पे देखें जो मैं लिख रहा हूँ, y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। अब इसमें x की पावर 1 है ना? इस फंक्शन में कितनी ताकत है?
इस तरह की लाइन ड्रॉ हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन के m क्या था और c क्या था, ठीक है। हो सकता है ये लाइन ड्रॉ हो जाए, हो सकता है ये लाइन ड्रॉ हो जाए, कई किस्म की लाइनें ड्रॉ हो सकती होंगी। और हर लाइन जो है वो स्पेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगी। जो भी लाइन बनेगी इससे, इसी तरह की कोई होगी, जो भी बनेगी उस स्पेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगी। ग्रेट। अब आप कहते हैं आप ऐसा करें y इक्वल्स m इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस c कर दें। तैयब आपसे ही सवाल है, ये किस किस्म के फंक्शन होंगे? इसको ड्रॉ अगर करूं तो ये कैसा होगा? सर ये लाइन नहीं बन रही है, कुछ जो है ना कर्व टाइप बन रहा होगा, यानी ये कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। लेट्स अज्यूम कि m पॉजिटिव है। अगर m पॉजिटिव है तो ये ऊपर को खुल रहा होगा, m अगर नेगेटिव है तो ये नीचे को खुल रहा होगा, ठीक है। तो चले बना देते हैं। हो सकता है इस तरह का हो सकता है इस तरह का हो सकता है यहाँ पे हो, एंड सो ऑन। कई इस तरह के बन सकते होंगे। तो पॉइंट इज के ये भी स्पेस को डिवाइड करते होंगे। इनमें से कोई एक ले लें, लेट्स से ये वाला, ये भी स्पेस को डिवाइड करता होगा। इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स होते होंगे जिनमें y ऑफ x ग्रेटर देन 0 आता होगा, और कुछ बाहर के होते होंगे ये बाकी सारे जो जिनमें लेस देन 0 आता होगा। फॉर एग्जांपल हो सकता है इधर लेस देन हो उधर ग्रेटर, आई डोंट नो, पर हाँ इस तरह ही होगा। या फॉलो कर रहे हैं बात? जी सर, ये इसकी तो क्लियर है। तो पॉइंट इज कि जब आप इसकी पावर, इसकी ताकत बढ़ाते हैं ना अपनी बाउंड्री की, कि आपकी बाउंड्री लीनियर होनी चाहिए या आपकी बाउंड्री क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, तो बाउंड्री की शेप बदल जाती है। लेकिन चूंकि आप किसी एक स्केलर वैल्यू को ही थ्रेशोल्ड कर रहे हैं, एक y ही था जिसको थ्रेशोल्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है थ्रेशोल्ड करने के बाद आपके पास स्पेस जो है वो डिवाइड हो जाएगी। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो थ्रेशोल्ड पास कर गए और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो थ्रेशोल्ड फेल कर गए, तो फिर से दो हिस्सों में डिवाइड होगी स्पेस। लेकिन वो दो हिस्सों को डिवाइड करने वाली जो बाउंड्री है अब वो लीनियर नहीं रही, वो नॉन लीनियर हो गई। कर्व्स में अब आप आ गए। इज इट एनी क्लियर? सर क्लियर हो गया। मतलब जो है ना इससे हम जो है ना 2 क्लास की जो है ना जो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुई है उसको सॉल्व कर रहे हो, पावर बढ़ा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इस हरकत से मल्टी क्लास में नहीं चले जाते। मल्टी क्लास के लिए कुछ और करना पड़ेगा। ओके। तो ये जो परसेप्ट्रॉन है आपके पास, इट्स नो सरप्राइज कि आपका परसेप्ट्रॉन एक लीनियर क्लासिफायर था, क्योंकि परसेप्ट्रॉन के अंदर हो क्या रहा था, W ट्रांसपोज X प्लस B, और फिर उसको आप स्टेप फंक्शन में से गुजार देते थे, थ्रेशोल्ड करते थे, ठीक है। तो जैसे ही थ्रेशोल्ड करते थे तो आपकी स्पेस डिवाइड हो जाती थी उन पॉइंट्स में जहां पे ग्रेटर देन 0 है और उन पॉइंट्स में जहां लेस देन 0 है, ठीक है। तो एक परसेप्ट्रॉन जो हमने डिफाइन किया था पिछली स्लाइड्स पे, इट्स जस्ट अ सिंपल लीनियर क्लासिफायर। और जब आप एक लाइन बनाते हैं y इक्वल्स mx प्लस c, कैन एनीवन टेल मी क्विकली कि इसमें m क्या है और c क्या है? स्लोप और कांस्टेंट। कांस्टेंट तो है, इंटरसेप्ट इसको कहते हैं अक्सर। और सो ये डिटरमिन करता है कि आपके लाइन का रेट ऑफ चेंज क्या है, स्लोप ग्रेडियंट है। W डिटरमिन करता है कि लाइन कितनी स्टीप है, और लेट्स से अगर ये वाली लाइन है तो जो y एक्सिस को जहाँ पे कट करती है वो इसका इंटरसेप्ट है c, और इसका जो स्लोप है वो W डिटरमिन करता है, स्लोप डिटरमिन्ड बाय W। सॉरी m, स्लोप डिटरमिन्ड बाय m।
ओके ग्रेट। इसका मतलब है कि हम इसको जरा सा जनरलाइज कर लिए, तो वन डिमेंशन में था ना, एक्स एक स्केलर था, वन डिमेंशंस में बात हो रही थी। अगर मैं एन डिमेंशंस में बात करूं, जब मेरे पास एक्स एक वेक्टर है, ठीक है, तो दिस इज समथिंग सिमिलर टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। पर मेरे पास डिमेंशन ज्यादा है, हर डिमेंशन में एक एम है, यानी W1 इंटू x1 प्लस W2 इंटू x2 प्लस W3 इंटू x3, और इंटरसेप्ट वाला जो रोल है वो ये बायस प्ले कर रहा है, ठीक है, C वाला रोल, ठीक है। और इसका मतलब है कि ये जो W's थे यहाँ पे, W's की जितनी वैल्यूज थी, W1 W2 सो ऑन, और ये बायस की वैल्यू ये डिटरमिन कर रही है कि वो लाइन कौन सी थी, जिसको अब डिसीजन बाउंड्री हम कह रहे थे पिछली स्लाइड पे, रेड लाइन। तो जो भी ये वेट्स हैं WI और जो भी ये वेट्स हैं B, इन्हीं से तो डिटरमिन होना है कि वो कौन सी लाइन है, ठीक है। और वो लाइन डिवाइड कर रही होगी इनपुट स्पेस को दो रीजन्स में। वापस उस पे आते हैं, लॉजिक गेट्स पे। लेट्स से आपके पास दो इनपुट्स हैं, 0 0 या 0 1 हो सकती है, और बूलियन है, ठीक है, सॉरी, और 1 0 एंड 1 1, और आपने आउटपुट करना है, और आप ये चाहते हैं कि जब मेरे पास 0 और 0 हो, दोनों इनपुट्स अगर 0 हैं, तो मैं चाहता हूं, ये ब्लैक डॉट कहता है कि आप ऑफ रहें, आपका आंसर भी 0, ब्लैक मीन्स 0, वाइट मीन्स 1, ठीक है। तो 0 0 पे मुझे आंसर चाहिए 0, 0 1 पे मुझे आंसर चाहिए, ब्लैक डॉट मीन्स 0 चाहिए, 1 0 पे, सॉरी 1 0 पे मुझे आंसर चाहिए ब्लैक डॉट यानी 0, 1 1 पे मुझे आंसर चाहिए 1, क्योंकि वाइट डॉट है, वाइट सर्कल। ये कौन सा गेट है, ये अभी मैंने बनाया है, ये कौन सा लॉजिक गेट है, एंड गेट, जैसे एंड गेट, कि जब दोनों 1 होंगे तब 1, ओके फाइन। एंड गेट को अगर आप क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम समझे, ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं है कि एक ये इनपुट आई दो डिमेंशंस वाली, x1 और x2, दो वेक्टर का साइज 2 था, दो डिमेंशंस की एक इनपुट आई है, और उस इनपुट पे आप कहते हैं कि जब ये इनपुट आती है ना, तो ये वाली क्लास आंसर दो, जब ये इनपुट आती है तो ये वाली क्लास का आंसर होना चाहिए, ये वाली इनपुट बिलोंग्स टू दिस क्लास, और ये आखिरी वाली इनपुट बिलोंग्स टू दिस क्लास। हाउ मेनी क्लासेस डू यू हैव, एनीवन? two classes. सो इट्स अ 2 क्लास प्रॉब्लम। अब इस फिगर पे आए, ये जो फिगर यहां पे ड्रॉ की हुई है, कैन यू ड्रॉ अ लाइन जो कि इन दो क्लासेस को, यानी ब्लैक और व्हाइट सर्कल्स को सेपरेट करती है? कैन यू ड्रॉ अ लाइन? यस सर, हो सकती है। कौन सी लाइन? सर, हाउ कैन आई ड्रॉ? मुझे गाइड करें। सर, ये जो 0 1 से ऊपर और 1 0 से 0 1 से ऊपर और 1 0 के भी ऊपर से गुजरने वाली लाइन, यानी इस तरह की लाइन। यस सर। ग्रेट। ये लाइन इस 2 डायमेंशनल स्पेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। एक हिस्सा वो है कि वहां पे सिर्फ ब्लैक डॉट्स होंगे, और दूसरा हिस्सा वो है वहां पे व्हाइट डॉट है, ठीक है। तो ये इस तरह का लीनियर डिसीजन बाउंड्री से ये हो जाएंगे। सो एंड फंक्शन जो है, एंड गेट जो है, इसकी जो डिसीजन बाउंड्री है वो लीनियर एक लाइन से हो जाएगा। और में देखें, रिमेंबर ये कौन सा पॉइंट था, ये 0 0 था, ये 0 1 था, ये 1 1 था, और ये 1 0 था।
और गेट जो है उसके क्या आंसर्स होते हैं? और गेट जो हमेशा ही 1 होता है, सिर्फ जब दोनों 0 हो जाए तब 0 हो जाता है, ऐसा ही है ना? और गेट, यस सर। और गेट सिर्फ तब ऑफ होता है जब सारी इनपुट 0 है, यानी जब 0 0 पे आप बैठे हैं तब ये ब्लैक होगा, वरना ये वाइट होगा। तो इस तरह के आप डिसीजन बाउंड्री कोई ला सकते हैं कि एक लाइन जो इनको डिवाइड करती हो। जी सर, सेम बस 0 1 और 1 0 के नीचे से गुजरेगी, यानी इस तरह से गुजरने वाली लाइन। जी सर। ओके ग्रेट। इसका मतलब है एंड गेट भी आपने बना दिया, और गेट भी आप एक लीनियर डिसीजन बाउंड्री से बना सकते हैं। और बाय द वे परसेप्ट्रॉन जो है, हमने अभी देखा था, परसेप्ट्रॉन तो एक लीनियर क्लासिफायर ही है। परसेप्ट्रॉन से जो डिसीजन बाउंड्री बनती है वो लीनियर होती है। इसका मतलब ये है कि परसेप्ट्रॉन से आप एंड गेट बना सकते हैं, और इसका मतलब है कि आप परसेप्ट्रॉन से और गेट बना सकते हैं। सही? बिल्कुल सर। अच्छा, अब मैं आपको एक और फंक्शन देता हूं। इसमें 0 0 पे आंसर 0 है, 1 0 पे आंसर 1 है, 0 1 पे आंसर 1 है, और 1 1 पे आंसर 0 है। यानी आंसर 1 कब है? वाइट सर्कल्स कब है? जब इनपुट यूनिक है सर। जब इनपुट में ऑड नंबर ऑफ वंस हो, एक 1 हो, 2 1 आ गए तो ये फिर से 0 हो जाता है। इसको एक्सक्लूसिव और नहीं कहते, नहीं? 0 0 पे 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, और 1 1 पे फिर से 0 हो गया, तो ये एक्सक्लूसिव और है। इस एक्सक्लूसिव और वाले जो सिचुएशन है, इसमें कोई एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो ब्लैक और वाइट डॉट्स को सेपरेट कर दे? एनीवन? नो सर। क्यों? क्योंकि सर अगर ड्रॉ करेंगे तो इंटरसेप्ट करेंगी लाइंस। हाँ, कोई भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे ना, यानी कोई भी एक सिंगल लाइन आप ड्रॉ नहीं कर सकते कि जो वाइट्स को अलग कर दे और ब्लैक्स को अलग कर दे। इसे कहते हैं, ये जो पिछली प्रॉब्लम्स थी ना एंड और वाली, ये लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम्स थी कि ये आप एक लाइन से सेपरेट कर सकते हैं। और 2D में तो हम इनको लाइन कह रहे हैं। अगर आप हायर डिमेंशंस की बात करें तो हम कहना चाह रहे हैं दे आर सेपरेबल बाय लीनियर डिसीजन बाउंड्री। अब हम लाइन से जरा हट जाते हैं क्योंकि लाइन तो 2D में होती है, लेकिन लीनियर डिसीजन बाउंड्री एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो कि 2D में वो लाइन बन जाएगी, 3D में वो प्लेन बन जाएगा, मोर देन 3D में वो हाइपर प्लेन बन जाएगा। पर पॉइंट इज कि वो लीनियर डिसीजन बाउंड्री होगी, वो इस तरह से लिखी जा सकती होगी W ट्रांसपोज X प्लस B, जिसके अंदर X जो है वो पावर 1 के साथ ही आ रहे होंगे, X की सारे वैल्यूज जो है। तो ये लीनियर फंक्शन होगा X का। उनसे जो बाउंड्री बनेगी वो लीनियर डिसीजन बाउंड्री होगी, सीधी सीधी, कर्व्ड नहीं होगी। लेकिन ये जो एक्सक्लूसिव और प्रॉब्लम है, ये एक इस किस्म का फंक्शन है कि जो एक लीनियर डिसीजन बाउंड्री से सेपरेट नहीं हो सकता, ठीक है? लेकिन ये 2 लीनियर डिसीजन बाउंड्री से सेपरेट हो जाएगा, और वो मैंने 2 ड्रॉ कर दी हैं। देख रहे हैं आप लोग? जी सर, लेकिन ये रीजन तो 3 नहीं बन जाएंगे। रीजन आप बताएं, क्या 3 बने हैं कि 2? सर बनते तो 2 हैं, लेकिन हमने डिवाइड 3 में कर दिया। पर मैं सिर्फ इस वाले को कह रहा हूं रीजन 1, और इसके अलावा को कहता हूं रीजन 2।
जी और नहीं तो उस सेंस में तो 2 बन गए। जी 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 बिल्कुल। ओके ग्रेट। और नोट करें कि हमने ये एक्सक्लूसिव और किस तरह से बनाया है। ये कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन कौन सी है? की और की नहीं, चलें ये वाली पूछता हूं, ये कौन सी लाइन है? ये वाली कौन सी लाइन है, ऊपर वाली जो है? लीनियर सर लाइन है, मगर एंड गेट जो हमने इम्प्लीमेंट किया था। ओ बाय द वे, सॉरी, जिन्होंने पहले आंसर किया था कि ये और वाली लाइन है, वो आप सही कह रहे थे, आई एम सॉरी। तो और को सेपरेट करने वाली डिसीजन बाउंड्री ये थी सेकंड एग्जांपल में, और यहाँ पे ये वही वाली लाइन है और को सेपरेट करने वाली। ओके फाइन। अब आप इसके बारे में कुछ कह रहे थे, ऊपर वाली लाइन के बारे में बताइए। जी आप बता रहे थे कि ये एंड वाली है, लेकिन जी सर बिल्कुल एंड वाली है ना, मगर लीनियर सेपरेबल है, लीनियर लाइन है। तो लाइन तो होती लीनियर है, और एंड वाली भी लाइन ही थी, वो भी लीनियर ही थी। ये सर नैंड गेट ही बन जाएगी कि अगर हम एंड को इन्वर्स कर रहे हैं, नॉट गेट आगे लगा दें। जी एग्जैक्टली, एंड को अगर, क्योंकि एंड वाली जो लाइन थी ना, ये वाली शुरू वाले एग्जांपल में, एंड वाली लाइन इस लाइन से ऊपर वाले रीजन को 1 कहती थी और नीचे वाले रीजन को 0 कहती थी, ऐसा ही है जी सर, कि ये 1 वाला रीजन था, ऑन वाला, और ये ऑफ वाला रीजन था। इधर ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है आखिरी वाली में, ये कहती है कि अब मेरे से ऊपर वाले को आपने रीजन 0 कहना है, मेरे से नीचे वाले को आप 1 कह दें। तो ये नैंड वाली आप कह दें, नॉट ऑफ एंड। और ये जो है, ये तो वही और वाली है, क्योंकि और में भी उसने अपने से ऊपर वाले को कहा था कि इस पे वाइट सर्कल्स हैं, 1 है, और मेरे से नीचे वाले जो हैं ये 0 है। और यहां भी ये कह रही मेरे से ऊपर वाले को 1 कह दो, लेकिन मेरे से नीचे चले गए तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। और रियली अब हमने जो किया है ना, वो ये किया है, एक नैंड की बाउंड्री थी और एक और की बाउंड्री थी, और हमने उनको कंबाइन कर दिया है। और कंबाइन कैसे किया है? अगर लॉजिक गेट वाली बात करें तो यहां पे कैसे ये कंबाइन होते होंगे? इनके ऊपर एक और एंड लगा दिया है, इनकी आउटपुट्स पे एक एंड लग गया कि अगर इस लाइन के मुताबिक भी 1 है और इस लाइन के मुताबिक भी 1 है तो ठीक है, फिर 1 कह दो, वरना 0 कह दो। इट्स एन एंड गेट, इन दोनों के ऊपर एक एंड गेट लगा हुआ है। ठीक है। और बिल्कुल जिस तरह से हमने कहा है कि 2 लाइंस की कॉम्बिनेशन से, 2 लाइंस की या 2 लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज की कॉम्बिनेशन से हम एक्सक्लूसिव और को सेपरेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह हम कह सकते हैं कि देयरफॉर चूंकि हर लीनियर डिसीजन बाउंड्री एक परसेप्ट्रॉन से आ सकती है। परसेप्ट्रॉन 1 अगर इसको मॉडल कर दे, परसेप्ट्रॉन 2 अगर इसको मॉडल कर दे, तो 2 परसेप्ट्रॉन्स को एंड करने से, 2 परसेप्ट्रॉन्स को एंड करने से आप एक्सक्लूसिव और बना लेंगे। और ये स्लाइड बिल्कुल वही चीज बता रही है। ये इसकी डिटेल्स जो हैं, एक्चुअल वर्किंग्स, वो मैं आप पे छोड़ देता हूं कि वाकई एक्सक्लूसिव और बनाती हैं। आपने सिर्फ ये करना है, आपने x को लेना है, y को लेना है, 0 0 सेट कर दें, 0 1 सेट कर दें, 1 0 सेट कर दें, 1 1 सेट कर दें, और देखें कि फिर आउटपुट क्या आती है, कि 0 0 पे क्या आती है, इन चारों पे क्या आती है। और आई एम टेलिंग यू कि वो एक्सक्लूसिव और ही आ जाएगी, जो आउटपुट निकलेगी वो एक्सक्लूसिव और वाला लॉजिक गेट बनता होगा। ये आप पे छोड़ देता हूं कि
पहले तो आपने ये बताना है कि ये कौन सा गेट है, पहला सवाल, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, ये कौन सा गेट है, ये कौन सा लॉजिक फंक्शन इंप्लीमेंट हो रहा है, क्वेश्चन 2। एंड देन क्वेश्चन 3 कि ये कौन सा लॉजिक गेट है। तीनों को आप देख लें, यानी तीनों परसेप्ट्रॉन्स के लिए आप इस तरह के टेबल्स बनाएं कि ये पहला परसेप्ट्रॉन जो है वो इन 4 इनपुट्स पे क्या करता है, दूसरा परसेप्ट्रॉन इन 4 इनपुट्स पे क्या करता है, तीसरा परसेप्ट्रॉन इन 4 इनपुट्स पे क्या करता है। ठीक है, तीसरे पे मैंने ये इनपुट्स क्यों लगाई हैं, क्योंकि मेरे ये जो इधर के परसेप्ट्रॉन्स हैं ये 0-1 ही आउटपुट कर रहे हैं, तो इसको भी 0-1 की शक्ल में चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, तो ये तो मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं कि ये जो 3 परसेप्ट्रॉन्स का मैंने नेटवर्क बना दिया है। पिछली स्लाइड्स में तो हम एक एक परसेप्ट्रॉन को देख रहे थे, लेकिन अब मैंने पहली लेयर में 2 परसेप्ट्रॉन रखे हैं और अगली लेयर में 1 परसेप्ट्रॉन रखा है। सो आई हैव मेड अ नेटवर्क ऑफ परसेप्ट्रॉन्स। तो ये आपका पहला स्टेप है टुवर्ड्स एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, और हमने जब आप ये कन्विंस हो जाएंगे कि ये इस पूरे नेटवर्क से एक्सक्लूसिव और का फंक्शन इंप्लीमेंट हो जाता है, तो आप इस बात पे भी कन्विंस हो गए होंगे कि 3 परसेप्ट्रॉन्स का जो नेटवर्क है इट इज़ मोर पावरफुल देन अ सिंगल परसेप्ट्रॉन। एक सिंगल परसेप्ट्रॉन एक्सक्लूसिव और को मॉडल नहीं कर सकता था, पर 3 परसेप्ट्रॉन्स का नेटवर्क एक्सक्लूसिव और को इम्प्लीमेंट कर लेता है। एंड दिस इज जस्ट लाइक आवर ब्रेन, जो और जस्ट लाइक बायोलॉजिकल एंटिटीज कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते होंगे, अभी भी होते हैं यूनिसेल्युलर, एक सेल। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो दे आर लेस पावरफुल देन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे ब्रेन्स की पावर भी इसीलिए है क्योंकि नेटवर्क्स बने हुए हैं न्यूरॉन्स के। और जस्ट अगेन स्लाइट हिस्टोरिकल नोट के जो परसेप्ट्रॉन है, रोजनब्लाट का जो परसेप्ट्रॉन था, जब उसने कहा कि ये हमने आंख बना दी है और इसकी इतनी हाइप हुई और इतने ज़बरदस्त क्लेम्स करने लग गए लोग कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर उसके चंद साल बाद जब ये शो हुआ ना कि परसेप्ट्रॉन्स जो हैं वो परसेप्ट्रॉन्स जो हैं वो सारी लॉजिक फंक्शंस तो सारे लॉजिक गेट्स तो कर लेते हैं। एक परसेप्ट्रॉन जो है, एक परसेप्ट्रॉन एंड और सब कुछ कर लेगा, लेकिन वो एक्सक्लूसिव और को नहीं कर सकता। इतनी सादा प्रॉब्लम है कि वो 2 लाइंस हो जाए, लेकिन इससे तो हो ही नहीं सकती। ये तो सिर्फ लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज करता है एक परसेप्ट्रॉन जो है, वो एक बाउंड्री बना सकता है। इस चीज को यूज करके वो सारी हाइप एकदम तबाह हो गई और न्यूरल नेटवर्क्स की रिसर्च की जो फंडिंग थी ना वो रुक गई, और वो काफ़ी देर रुकी रही। तो बड़ी देर लगी ये परसेप्ट्रॉन को वापस अपना कम बैक करने में। फिर 80s में कहीं जाके इन्होंने कम बैक किया। और फिर जब इन्होंने दोबारा कम बैक किया उसके बाद फिर से यानी एक न्यूरल नेटवर्क्स की रिसर्च में ना कोई 2-1 विंटर्स आई हैं जब या फंडिंग रुक गई या लोगों का बिलीफ इस पे हट गया, और फिर कई डेकेड्स लगे और फाइनली जो है कोई 2006 के अराउंड जो है जो रेवोल्यूशन एक आई थी डीप लर्निंग की, उसके बाद से तो न्यूरल नेटवर्क्स हैव नॉट लुक बैक एंड दे हैव टेकन ओवर एवरीथिंग। तो जस्ट हिस्टोरिकल नोट। तो ठीक है जी, ये आज का लेक्चर था। अगर कोई आप लोगों के सवाल हैं तो आई एम ओपन।